हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की नेट जेआरएफ की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को पता होगा, हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपका यूनिट 2 है, जिसमें हम अनुसंधान के सोपान यानी स्टेप्स इन रिसर्च पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर लिखा है अनुसंधान क्या होता है। तो आप सभी को पता है बेसिकली कि अनुसंधान क्या होता है। बेसिकली उसमें कोई नई खोज किया जाता है या फिर पुराने खोजों में कोई संशोधन किया जाता है और एक निश्चित क्रमिक व्यवस्था या फिर चरणों के द्वारा बेसिकली बोला जाए किसी भी चीज़ की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाती है शोध के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है अनुसंधान या शोध एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया यानी बेसिकली क्रम के अनुसार चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो कई क्रियाओं के परस्पर सम्मिलित होने से पूर्ण होती है। ये क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। अनुसंधान में निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है। इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। देखिए लिखा है कि अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। डॉक्टर डेविड जे फॉक्स ने अनुसंधान के 3 भागों में लगभग 17 चरण या पद दिए हैं जो कि निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा चरण 1 में क्या है कि प्रारंभिक विचार एवं आवश्यकता और समस्या का क्षेत्र। सबसे पहले जब हम कभी अनुसंधान करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे मन में एक सबसे पहले तो विचार उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न होता है या फिर आवश्यकता कि किस चीज की आवश्यकता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारा जो समस्या का क्षेत्र है, ठीक है, कौन सी समस्या विद्यमान है और हमें किसका समाधान ढूंढना है। तो समस्या का क्षेत्र फाइंड करते हैं। उसके बाद चरण दूसरे में क्या आएगा कि साहित्य का प्रारंभिक सर्वेक्षण। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हम लोगों को समस्या का निदान ढूंढना है उससे रिलेटेड हम साहित्य का एक बार सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आगे चरण 3 में विशिष्ट अनुसंधान की समस्या का निश्चय, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम समस्या को बेसिकली उसका समाधान ढूंढने का निश्चय करेंगे। फिर चरण 4 में है कि अनुसंधान कार्य की सफलता का पूर्वानुमान, कि किस किस तरीके से जो स्टेप्स है वो कंप्लीट होगा और फिर हमारा जो है वो अनुसंधान सफलता के स्तर तक पहुंचेगा, उसका हम पूर्वानुमान कहीं ना कहीं अपने माइंड में लगा लेते हैं। फिर चरण 5 में देखिए संबंधित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण। उसके बाद चरण 6 में है अनुसंधान प्रक्रिया का चयन। उसके बाद है चरण 7 में है अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण। उसके बाद है चरण 8 में आंकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय। अब देखिए लिखा है कि आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव या निर्माण। सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपकरण हमें बेसिकली हमारे लिए आवश्यक होंगे या हमें किसकी ज़रूरत है, उन सभी उपकरणों का क्या करना, चुनाव करना या फिर उसका निर्माण करना। फिर देखिए चरण 10 में है आंकड़े के विश्लेषण की एक योजना तैयार करना। फिर चरण 11 में है आंकड़ों को एकत्र करने की योजना बनाना, कि किस तरीके से हम डेटा को एकत्र करेंगे। फिर उसके बाद चरण 12 में है कि जनसंख्या तथा न्याय दर्श का निश्चय करना। उसके बाद चरण 13 में है एक छोटे समूह पर पूर्व अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। फिर उसके बाद देखिए भाग दूसरे में क्या है, अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन। तो चरण 14 में है आंकड़ों का संग्रह करना। उसके बाद चरण 15 में है आंकड़ों का विश्लेषण करना। उसके बाद है चरण 16 में अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना। उसके बाद है भाग 3 में क्या लिखा है, प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है चरण 17 में है प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार एवं क्रियान्वित करने पर बल देना। फिर उसके बाद देखिए अन्य शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान या शोध के निम्न चरण बताए गए हैं। पहला हो जाएगा स्लूटर के अनुसार शोध विषय का चुनाव करना। फिर है शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण करना। उसके पश्चात है समस्या को परिभाषित या निर्मित करना। उसके बाद है समस्या के तत्वों का विभेदीकरण या रूपरेखा का निर्माण करना। अब देखिए आगे लिखा है आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण। याद रखिए कि बेसिकली मान लीजिए जो आप आंकड़े आपके पास प्राप्त हैं उस आंकड़े से चाहे तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष दोनों ही संबंधों के आधार पर क्या करना कि समस्या के बहुत से तत्व होते हैं। मान लीजिए एक समस्या है और उसके अंतर्गत कई उप समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के तत्वों का वर्गीकरण करना।
फिर है समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण करना। याद रखिएगा कि समस्या के जो तत्व हैं उसके आधार पर ही क्या करना, विभिन्न आंकड़ों या प्रमाणों को निर्धारण करना। फिर देखिए लिखा है वांछित आंकड़ों एवं प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाना कि कौन कौन से वांछित आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। फिर है समस्या के समाधान की जांच करना, ये तो आप सबको पता है। फिर उसके बाद है आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन करना। फिर देखिए आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित और नियमित करना। उसके बाद आंकड़ों तथा प्रमाणों का विश्लेषण और विवेचन करना। विवेचना प्रस्तुति के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना। उसके बाद देखिए उद्धरणों एवं संदर्भों का चयन और प्रयोग करना। शोध प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना। अब देखिए राम आहूजा के अनुसार अध्ययन, समस्या का निर्धारण, फिर शोध प्रारूप तय करना, निदर्शन की योजना, आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का विश्लेषण, संपादन, संकेतन और सारणीकरण करना, फिर है प्रतिवेदन को तैयार करना। अब देखिए सीआर कोठारी के अनुसार शोध समस्या का निर्धारण करना, गहन साहित्य सर्वेक्षण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, शोध प्रारूप का निर्माण करना, निदर्शन प्रारूप का निर्धारण करना, आंकड़ा संकलन करना, प्रोजेक्ट हिसाब का संपादन और फिर आंकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पनाओं का विश्लेषण और विवेचन करना। ये सीआर कोठारी के अनुसार है। देखिए लिखा है सामान्यतः अनुसंधान प्रक्रिया के 6 चरण माने जाते हैं। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। पहला है समस्या का चयन और निर्धारण करना। तो आइए देखते हैं अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान या चयन किया जाता है। ये मैंने पहले ही समझाया है कि कभी भी शोध करना होता है तो कहीं ना कहीं एक समस्या का बेसिकली पहचान करेंगे, तभी तो हम उसका समाधान ढूंढ पाएंगे ना। अब देखिए असंभाविता प्रतिदर्श यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये क्या होता है, जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती उसे असंभाविता प्रतिदर्श कहते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं एक परियोजना है, ठीक है, और उसमें बेसिकली जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना हमें पता ही नहीं है, ठीक है, मालूम ही नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ संभावना ना हो तो उसे बोलेंगे असंभव। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंभाविता प्रतिदर्श हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्रतिदर्श परियोजना में कोई भी जनसंख्या के सदस्यों को, कितने सदस्य होंगे, उनको सम्मिलित की जाने की संभावना जो है वो हमें ज्ञात नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। असंभाविता प्रतिदर्श का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसे कम समय, धन एवं श्रम के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। फिर देखिए असंभाविता प्रतिदर्श की सबसे प्रमुख सीमा या दोष यह है कि इस प्रकार की प्राप्त प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। असंभाविता प्रतिदर्श के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा कोटा प्रतिदर्श। क्या हो जाएगा? कोटा प्रतिदर्श। तो इस प्रतिदर्श में जनसंख्या का स्तरीकरण उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श में, किंतु इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है। याद रखिएगा कि जो कोटा सैंपलिंग होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि जिसको अनुसंधान करना है वह क्या करेगा, प्रत्येक स्तर के कोटा और अंश या इकाइयों का चयन क्या करेगा, अपने विवेक से करेगा। अब देखिए आकस्मिक प्रतिदर्श जिसे बोलते हैं एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग। तो इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधापूर्ण उपलब्ध हो जाती है, इसे आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं। फिर देखिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श यानी परपोजिव सैंपलिंग। इसमें होता है कि इस प्रतिदर्श में बेसिकली जो अनुसंधान करता है यानी जो अनुसंधान कर रहा है, अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिसे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कहीं ना कहीं बेसिकली आप लोग ये नाम जो पढ़ेंगे, नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि वह सैंपलिंग क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है क्रमबद्ध प्रतिदर्श। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो चयन होगा वो क्रमबद्धता के आधार पर होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि ब्लैक और चैंपियन के अनुसार एक ऐसी प्रतिदर्श परियोजना जिसमें यादृच्छिकरण यानी रैंडमनेस के गुण हो, साथ ही साथ क्या हो, असंभाविताशील गुण भी उसमें उपस्थित हो, उसे क्रमबद्ध प्रतिदर्श परियोजना कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है क्रमबद्ध प्रतिदर्श व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध
प्रतिदर्श परियोजना कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मान लीजिए आपके पास कुछ लोग हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से इसमें लिखा है पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ से चौथा उठा लिए, यहाँ से चौथा, यहाँ से चौथा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसमें कहीं ना कहीं रैंडमनेस है कि हम लोगों ने बेसिकली रैंडमली किसी को भी चूज कर लिया। तो ये बेसिकली जो ये प्रक्रिया है वो सीमित जनसंख्या के लिए उपयोग में आती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण में हो जाएगा, माना यदि किसी फैक्ट्री में कार्यरत 1000 कर्मचारियों पर कोई सर्वेक्षण या सर्वे करना है, तो इन कर्मचारियों की एक सूची प्राप्त कर ली जाएगी। इसमें से कोई भी एक कर्मचारी सूची क्रम में 7वें स्थान पर है तो प्रतिदर्श में इसका चयन करने के बाद हर 5वां या 10वां व्यक्ति सम्मिलित कर वांछित प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाएगा। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि रैंडमली 1000 लोग हैं, जाहिर सी बात है, तो अब उसमें से क्या करना है, किसी को भी चयन कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमकंदुक प्रतिदर्श, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। हिमकंदुक प्रतिदर्श का प्रयोग जो है अनुसंधानकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है, यानी अनऑफिशियल रिलेशन, यानी कि बेसिकली बोला जाए तो अनौपचारिक, मतलब कि वह संबंध क्या हो, औपचारिक ना हो। औपचारिक संबंध किसे कहते हैं, जैसे कि औपचारिक संबंध, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे जो सर हैं आपके, ठीक है, उनके साथ आपका ऑफिशियल रिश्ता है। अनऑफिशियल रिश्ता यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपने भाई बहनों के साथ है अनऑफिशियल रिश्ता, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। बिल्कुल वैसे तो अगर इस चीज़ का अध्ययन करना होता है तो उसके लिए स्नोबॉल सैंपलिंग की आवश्यकता होती है। हिमकंदुक प्रतिदर्श का स्वरूप समाजमितीय पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य होता है कि वह संबंधित जानकारी सूचना को कहाँ से प्राप्त करता है। इससे अनुसंधानकर्ता को एक परस्पर अंतः क्रिया का पैटर्न पता चल जाता है। अब देखिए प्रतिदर्श संबंधित त्रुटियां, एरर्स इन सैंपलिंग। तो सामाजिक व व्यवहारिक अनुसंधानों में प्रतिदर्श सदैव जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उसमें कुछ कुछ मात्रा में त्रुटियां रह जाती है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला यादृच्छिक त्रुटियां, सुव्यवस्थित त्रुटियां, प्रतिदर्श त्रुटियां और फिर है मापन में त्रुटियां। तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं कि ये समझ रहे होंगे। यादृच्छिक त्रुटियां, मैंने अभी ऊपर आप लोगों को जितने सारी चीज़ समझा आप समझ रहे होंगे कि रैंडमली कोई ऐसा एरर जो है वो उत्पन्न हो गया है। सुव्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक रूप से कुछ चल रहा है और बीच में उसका सिस्टम जो है वो खराब हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रतिदर्श त्रुटियां जैसे बोलेंगे सैम्पलिंग एरर्स। फिर है उसके बाद एक है मापन की त्रुटियां, जैसे कहेंगे कि बेसिकली मान लीजिए कि कोई मेजरमेंट हम ले रहे हैं और मेजरमेंट क्या हो गया कि कहीं ना कहीं वो हमको ले रहा था 1.5 और वो हमने 1.2 ले लिया, तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट रॉन्ग आएगा। देखिए लिखा है सामान्य प्रायिक वक्र रेखा को शून्य विषम होना चाहिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि बेसिकली बेस्ट और काहन के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, विवरणात्मक अनुसंधान विधि और प्रयोगात्मक। हम लोग ऐतिहासिक से शुरू कर रहे हैं। देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान विधि क्या है, जैसे बोलेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो अपने वास्तविक रूप में इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय, क्रमबद्ध और समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अध्ययन का मुख्य ध्येय जो है वो अतीत के बारे में जानना है। जैसे देखिए लिखा है ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय या समाज विशेष के विगत जीवन एवं किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों एवं नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन में भी सहायता करता है। अब देखिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट, इनके अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि मान लीजिए ऐतिहासिक रूप से कोई घटना घटित हुई हो और हमें क्या करना है, उसका विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी समस्या है हमें जिसका कि समाधान ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं इसे क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक अनुसंधान बोलेंगे। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं। जैसा हम सबको पता है जो काम इतिहासकार या पुरातत्वविद भी यही चीज करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक शोध, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। देखिए लिखा है इस अनुसंधान विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला हो जाएगा प्राथमिक स्रोत, जिसे बोलेंगे प्राइमरी सोर्सेज।
प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अतीत की घटनाओं के अध्ययन के क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अन्य सहयोगियों अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क कर तथ्यों का संकलन करते हैं। यह तथ्य संकलन ही प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। आप लोगों को पता चल गया प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या होता है ना कि जिसको रिसर्च करना है, ठीक है, वो क्या करेगा कि अतीत में जो घटनाएं घटी होंगी सबसे पहले तो उसका अध्ययन करेगा, ठीक है, और बाकी जितने भी उसके साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे भी सलाह मशवरा करेगा, और यही क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। देखिए, प्राथमिक स्रोत के एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखित स्रोत, तो न्यायालयों के पत्र लिखित स्रोत में उपलब्ध होते हैं, उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। आत्मरचित वर्णन, कार्यालय संबंधित अभिलेख, शिलालेख, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दैनंदिनी, वंशावलियां इत्यादि क्या है? लिखित स्रोत है। मौखिक स्रोत में क्या आ जाएगा? गाथाएं, कहानियां, उपाख्यान, लोक श्रुति, दंत कथाएं इत्यादि। कलात्मक स्रोत में आ जाएगा सिक्के, मूर्तियां, ऐतिहासिक चित्र और ललित कथाएं। अब देखिए, करलिंगर तो प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौखिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा प्रस्तुत एक घटना का विवरण होता है, अथवा किसी भी छायाचित्र या किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण होता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि प्राथमिक स्रोत में क्या आपको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आप देख रहे हो, जैसे लिखा है ना, एक प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा प्रस्तुत घटना का विवरण होता है, जिसने उस चीज़ को देखा हो और उसको मान लीजिए किसी अभिलेख में किसी ने प्रत्यक्ष रूप से देखकर लिखा हो, तो वह क्या होगा? प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। अब देखिए, बेस्ट के अनुसार प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, समूह अथवा काल का संबंध उसके शेष भागों या अवशेषों से रहता है। जैसे हो गया जीवाश्म प्राथमिक स्रोत है, अस्थि पंजर प्राथमिक स्रोत है, यंत्र है, अस्त्र शस्त्र है, खान पान है, बर्तन है, भवन सज्जा है, चित्रकारी, सिक्के, कलात्मक कृतियाँ, अचेतन रूप से तथा अनजाने ही सूचना प्रसारण के साधन या अभिलेख होते हैं। फिर देखिए, द्वितीयक या गौड़ स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज, ये हो जाएगा एक व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मूल स्रोत से ज्ञान न प्राप्त करके घटना से संबंधित व्यक्तियों के सुनाए गए वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। इस वर्णन को द्वितीयक स्रोत या गौड़ स्रोत कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि मूल स्रोत से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तब तो वो प्राथमिक स्रोत होगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी और व्यक्ति के मुख से आप कुछ बातें सुन रहे हैं, वो भी आपके लिए साक्षी ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको किसी और व्यक्ति के मुख से सुन रहे हैं, किसी और के द्वारा उसका वर्णन पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत या गौड़ स्रोत हो जाएगा। इस वर्णन में यद्यपि सत्य का अंश रहता है, किंतु प्रथम साक्षी से द्वितीयक श्रोता तक पहुंचते पहुंचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके कारण उसके दोष युक्त होने की संभावना हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी के घर में कुछ घटना घटित हुआ और उसके फैमिली ने उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है, लेकिन वो मान लीजिए पड़ोस में वो घटना पहुंच गई तो उसमें कुछ बातें और ऐड हो जाएंगी, फिर उसके बाद उस पड़ोस से किसी और पड़ोस में किसी और कॉलोनी में पहुंच जाएगा तो और बातें ऐड हो जाएंगी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? वह दोष युक्त हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें भी होता है। अब देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व। तो ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है। फिर है, यह अनुसंधान परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, जैसे सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और नगरीकरण से संबंधित समस्याओं की प्रकृति से विशेष रूप से परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है। फिर है, अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है। याद रखिए कि जब भी हम ऐतिहासिक अनुसंधान को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा कि हम अतीत के भूलों को सुधार कर वर्तमान को क्या करें? सिक्योर बनाएं। यही तो एक लक्ष्य होता है ना ऐतिहासिक अनुसंधान का। अब देखिए, लिखा इस अनुसंधान का महत्व जो है वो शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोण से है। फिर है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है, अतीत की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसके गुण दोषों से परिचित कराता है। फिर है, सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यवहारिक उपयोगिता भी है। अब देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च।
तो सबसे पहले लिखा है ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ मैंने ऊपर आप लोगों को बढ़ाया ये वही चीज़ है, ठीक है। देखिए आगे लिखा है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित करके वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करता है। देखिए वैज्ञानिकों के पास अपनी एक जिज्ञासा होती है जो कि शोध के माध्यम से, उसके रिजल्ट के माध्यम से उसकी जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं शोध के पीछे वैज्ञानिकों का एक जो उद्देश्य होता है वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना भी होता है। फिर देखिए लिखा है अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान घटनाक्रमों का अध्ययन कर भविष्य में इसकी सार्थकता को ज्ञात करना है। अब देखिए वर्तमान में जो सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में हैं उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है इस तथ्य का विश्लेषण करना। फिर उसके बाद है शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में चिंतन को नई दिशा एवं नवीन ज्ञान के नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना। अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें हो जाएगा कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनुसंधान का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। आधुनिक युग में किसी भी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत सी समस्या ऐसी है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, उसके कार्य कारण संबंध पे अधिक बल दे रहे हैं, जिसका कि अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के द्वारा अधिक सशक्त ढंग से नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कहीं ना कहीं समस्या है और उसकी अन्य समस्या को हम आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान की सबसे बड़ी समस्या है तथ्यों का बिखराव, यानी कि जो तथ्य होते हैं वो बेसिकली एक स्थान पर प्राप्त नहीं होते, आपको बहुत सारी जगहों या पुस्तकालय संस्थानों में जाना पड़ता है। उसके बाद है पुस्तकालयों एवं अनेक संस्थाओं में कभी दस्तावेज या जो प्रलेख होते हैं वो क्रम में नहीं होते, कभी दीमक तो कभी चूहों के कारण नष्ट भी हो जाते हैं, इसीलिए बहुत जटिल प्रक्रिया है। फिर आगे देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों, साक्ष्यों का संग्रह अनुसंधानकर्ता के पक्षपातों, अभिवृत्तियों, मतों एवं व्यक्तिगत विचारधारा से भी प्रभावित हो जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं उसके परिणाम उतने विश्वसनीय नहीं होते। फिर ऐतिहासिक अनुसंधान का सफल प्रयोग उन्हीं समस्याओं के अध्ययन में हो सकता है जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित दस्तावेज, पांडुलिपियां या आंकड़ों का संग्रह इत्यादि क्या हो, उपलब्ध हो। और जिसका उपलब्ध नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसमें क्या नहीं हो सकता, अनुसंधान की प्रक्रिया नहीं हो सकता है। फिर देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान या पद। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वैज्ञानिक विधि के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधान में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं। पहला हो जाएगा समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण। फिर उसके बाद हो जाएगा परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण। फिर उसके बाद है तथ्यों का संग्रह और तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच। फिर हो जाएगा तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच। फिर उसके बाद हो जाएगा परिणामों की व्याख्या और उसकी विवेचना करना। अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान के क्या क्या गुण है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य गुण यह है कि वह उन विषयों की जांच के लिए अनुमति देता है जिनका किसी अन्य प्रकार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान की उपादेयता शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, मानव विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि यह शिक्षाविदों को शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में इस अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। इसमें लिखा है वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस अनुसंधान में अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है वर्णनात्मक अनुसंधान प्रयोगात्मक परीक्षण के स्थान पर व्यवहार के माध्यम से व्यवहार और गुणों की माप को संदर्भित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन या विश्लेषण करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आया है, सपोज दैट कुछ भी, कि ये जो है वो क्या है, ठीक है। तो अब इसका जो वर्णन होगा वह कहीं ना कहीं वर्णनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से होगा। जैसे देखिए परिस्थितियां अथवा संबंध जो कि वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा, अभिवृत्तियां जो पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही है, अनुभव जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं वर्णनात्मक अनुसंधान से संबंधित है। ये वर्णनात्मक
वर्णनात्मक अनुसंधान विधि जो है उसमें सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट होता है, सहसंबंधी अध्ययन, उसका अवलोकन और सामग्री विश्लेषण। देखिए इसमें लिखा है वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। तो पहला हो जाएगा वर्णनात्मक अनुसंधान सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है, याद रखिएगा। और इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है, तो जाहिर सी बात है शोध है तो उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य तो होगा ही। उसके बाद देखिए इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखा जाता है। फिर इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। फिर है वर्णनात्मक अनुसंधान एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। फिर देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के सोपान या पद। तो इसमें डेविड फॉक्स के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित पद है। पहला हो जाएगा अनुसंधान समस्या के कथन को स्पष्ट करना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि किसी भी अनुसंधान का जो पहला चरण होता है वो कहीं ना कहीं होता है समस्या की पहचान करना, कि कौन सा प्रॉब्लम है जिसका कि हमें निदान करना है। फिर देखिए ये लिखा है यह सुनिश्चित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त है या नहीं। फिर उचित प्रकार के सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना। फिर है उद्देश्यों को निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण जो है वो उपलब्ध है या नहीं। फिर है प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान लगाना। बाकी ये सारे पॉइंट जो है वो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।